हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बढ़िया। चलो तो आज हम क्या शुरू करेंगे? गेस करो। गॉस थ्योरम। देखो, अब हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ते रहेंगे ट्वेल्थ के सारे, हर एक चैप्टर को। जैसे वेव ऑप्टिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद रे ऑप्टिक्स, उसके बाद आगे के जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा पढ़ेंगे। लेकिन एक मैं सीरीज चलाना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। हम एक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे एक दिन में, इसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, इस पे सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई, क्योंकि हम क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आते हैं या इवन नीट में आते हैं, जेई में आते हैं, वो आप टैकल कर सकोगे। ठीक है, तो हम देखना शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गॉस थ्योरम से। तो भाई गॉस थ्योरम क्या होता है? एनी आइडिया? देखो, ध्यान दो इधर। देखो, गॉस थ्योरम में सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है भाई कि इस गॉस साहब ने ये थ्योरम क्यों लाई, आखिर इसका यूज क्या है और हमको पढ़ना क्यों है भाई इसे। देखिए, सबसे पहली चीज अगर आपको इसको समझनी है तो आपको गॉस थ्योरम क्या होता है ये जानिए, उसके बाद क्यों लाए, क्या यूज है, सारी चीजें देखेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ध्यान दीजिए अब इधर। ठीक है, चलो। तो देखो, गॉस थ्योरम हमेशा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से, मतलब किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है इसके बारे में जानकारी देता है। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या देता है हमें? किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है इसकी जानकारी हमें देता है। तो सबसे पहली चीज गॉस थ्योरम में क्या लिखेंगे? इट इज, लिखूं, इट इज related to electric flux through a closed surface। मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस से, मतलब बंद सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये बता दीजिए पहले। ठीक है, अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और क्लोज सरफेस से कैसे निकलता है ये देखेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने मान लिया एक क्या है, एक स्फेयर है। मैंने एक स्फेयर एज्यूम कर लिया और मैंने मान लिया कि एक चार्ज है प्लस क्यू का चार्ज है जो स्फीयर के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, मान लेता हूं मैं सेंटर पे बैठा हुआ है, मान लेता हूं मैं इसको सेंटर पे एक प्लस क्यू का चार्ज बैठा हुआ है, मतलब ये है चार्ज आपका प्लस क्यू का सर बैठा हुआ है सेंटर पे। तो सर अगर हमसे पूछा गया, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है, और अंदर चार्ज बैठा हुआ है, पूरा पूरा स्फीयर और अंदर चार्ज बैठा हुआ है। ये पूरा क्या है भाई? स्फीयर है। ध्यान देना, ये मत सोचना कि ये क्या है, सर्कल। स्फीयर है, अंदर चार्ज बैठा हुआ है। हमसे पूछ लिया कि बताइए सर, इस स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। सर पहले फ्लक्स जान लीजिए क्या होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई एक रूम है, रूम के बीच में रखा हुआ है लाइट, मतलब कोई लाइट का सोर्स, बल्ब रखा हुआ, लो जल रहा है, तो बल्ब से जो रेज निकल रही हैं वो रूम के दीवालों पे पड़ रही होंगी, इस रूम के दीवार पे, इस रूम के दीवार पे, इस रूम के दीवार के ऊपर नीचे, हर तरफ जो बल्ब जल रही है उसकी जो किरणें हैं, जो उससे रेज निकलेंगी, वो दीवालों पे पड़ेंगी। तो जो ये दीवालों पे किरणें पड़ रही हैं, अगर ये दीवार नहीं होती तो हमको क्या दिखता कि ये किरणें इस दीवार की जितना एरिया है उस एरिया से बाहर निकल रही हैं, या इस दीवार का जितना एरिया है उस एरिया से बाहर दिखाती हुई किरणें दिख रही हैं। अगर ये दीवार नहीं होता तो इतने एरिया से ही तो बाहर निकलती। तो भाई ये जो एरिया से ये किरणें बाहर निकल रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं फ्लक्स। और लाइट निकल रही तो हम बोलते हैं लाइट फ्लक्स। ठीक है, ऐसे पानी का एग्जांपल लेता हूं। पाइप देखा होगा, पाइप जिससे पानी निकलता है। तो अगर नल में हम पाइप लगाते हैं तो नल के पाइप लगाने के बाद जो पाइप में पानी ट्रेवल करता है, वो पानी एक एंड से
नल में लगा हुआ, दूसरे एंड से पानी बाहर निकलता है। तो जो पानी बाहर निकलता है हम उसे बोलते हैं वाटर फ्लक्स। मतलब कोई चीज चाहे पानी हो, चाहे लाइट हो, चाहे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा होगा आपने। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो कोई, जैसे हमने पानी का लिया, वाटर का लिया, तो वाटर जो पाइप से निकल रही थी तो हम उसको बोलते हैं वाटर फ्लक्स। जो हमने लाइट का लिया, लाइट सोर्स, जहां से चारों तरफ किरणें निकल रही हैं, तो उस दीवार के सरफेस पे जितनी लाइटें पड़ रही होंगी, जितनी उस दीवार पे सरफेस पे पड़ रही हैं लाइटें, हम उसको बोलेंगे क्या, लाइट फ्लक्स। वैसे ही इस प्लस चार्ज से हमने पढ़ा है, प्लस चार्ज से हमने, मतलब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कमेंट करना, ये भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, उससे हमेशा फील्ड बाहर, प्लस चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, प्लस चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ निकलती है सर। ये लो, ये प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, प्लस चार्ज से फील्ड, और माइनस चार्ज में फील्ड अंदर की तरफ आती है। तो लो भाई, फील्ड बाहर की तरफ निकली, तो ये जो फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है वो इसी स्फेयर के सरफेस से बाहर निकलेगी, इसी स्फेयर के सरफेस से बाहर निकलेगी, ठीक है। ऐसे चारों तरफ से निकल रही होगी, पूरा स्फेयर है, बीच में चार्ज रखा, तो चारों तरफ से फील्ड निकल रही है और पूरे स्फेयर के सरफेस से बाहर निकल रही है। और बच्चों ध्यान देना, जितने भी ये जो फील्ड है जो स्फेयर के सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर बाहर निकल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाहर निकल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाहर निकल रहे हैं भाई, परपेंडिकुलर बाहर निकल रहे हैं सारे, ठीक है। अगर ये किसी एंगल पे भी निकलते तो भी कोई टेंशन नहीं था, हम कैलकुलेट कर लेते फ्लक्स तब भी, लेकिन चलो ये परपेंडिकुलर निकल रहे हैं तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये चार्ज प्लस क्यू का रखा और स्फेयर से फ्लक्स समझ में आ गया, और इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक, क्योंकि फील्ड निकल रही है इसलिए नाम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। पाइप से पानी निकल रहा था तो वाटर फ्लक्स हो गया। और जो बल्ब लिया आपने रूम के अंदर, तो दीवार पे जितनी भी उसके लाइटें पड़ रही हैं तो वो लाइट फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गई। तो भाई यहां से आपका क्या फ्लक्स निकल रहा है। तो मैंने मान लिया भाई चारों तरफ सभी डायरेक्शन निकल रहा होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा एरिया मानता हूं। मान लिया मैंने एक छोटा सा एरिया, ये लो भाई, एक छोटा सा एरिया मान लिया मैंने। इस छोटे से एरिया से भाई यहां से निकल रही होगी लाइट, इस छोटे से एरिया से, देखना भाई, यहां मान लेता हूं, चलो आसान कर देता हूं और इसको छोड़ दो। यहां मान लो इस छोटे से एरिया से लाइट निकलती हुई दिख रही है आपको, ठीक है, दिख रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हुई दिख रही है इस छोटे से एरिया से, ठीक है। एक्चुअली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है एक छोटे से एरिया से, तो उसी को हम फ्लक्स बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी एरिया से क्रॉस करे उसी को हम फ्लक्स बोल देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वाटर जब पाइप के एरिया से, एंड एरिया से क्रॉस करे, वाटर फ्लक्स। जब लाइट किसी दीवार के एरिया पे पड़े, लाइट फ्लक्स। हमेशा एरिया आ रहा है, मतलब कोई फील्ड लाइन, जैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एरिया से पास करेगी तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे उससे। तो हम बोलेंगे सर इस एरिया से कितनी फ्लक्स बाहर निकल रही है, मतलब कितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, एक्चुअली यही मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सर इस एरिया से कितनी फ्लक्स बाहर निकल रही है, तो क्या हम बोलेंगे सर, पहला तरीका जो हम जेन्युइनली पढ़ते हैं फ्लक्स निकालने का, फ्लक्स क्या है सर, फ्लक्स है E डॉट ds। सर ds क्यों लिया, ये छोटा सा सरफेस एरिया था ना, सरफेस था, ये ds है सर। और E क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे बाहर निकल रही है, इससे जो बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर फ्लक्स उस एरिया से जितनी फील्ड बाहर निकल रही है वो फ्लक्स हुआ। सर छोटे एरिया से निकल रही है तो इसको डी फाई लीजिए सर, छोटा फ्लक्स लीजिए, छोटे एरिया से निकल रही है। इसको मैं कहाँ गया भाई, इसको मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूं तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। सर यहां से निकल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने बोला सर यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है, यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स ये डी फाई है सर, क्योंकि छोटे एरिया से निकल रहा है तो डी फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई डॉट ds है सर। क्लियर, डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, और ds सरफेस, भाई ये सरफेस क्या है, एरिया वेक्टर है। अभी बताऊंगा एरिया वेक्टर क्या होता है। तो सर फ्लक्स होता है E डॉट ds। क्योंकि सर आपने बोला क्लोज सरफेस से निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन
क्लोज्ड सरफेस, ये रिंग जो बना रहे हैं ना, ये क्लोज सरफेस का मतलब है, मतलब किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स इतना निकल रहा है। ये तो भैया था फ्लक्स कैलकुलेशन का, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस से। पहले हमने डी फ्लक्स निकाला छोटे एरिया से, फिर हम पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं तो फ्लक्स आता है, फ्लक्स क्लोज सरफेस से ई डॉट ds का फ्लक्स आता आपका। ठीक है सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया सर, क्यू से किसी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना आता है, क्योंकि हम पढ़ के रखे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर समझ में आ गया, लेकिन सर ds क्या है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, ds क्या है आपका? जो ds है ये है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लिया मैंने एक छोटा सा सरफेस लिया, ये लिया सरफेस छोटा सा, ठीक है, 3D में लेता हूं, ये लिया सरफेस, एक छोटा सा सरफेस लिया, ठीक है भाई, ये सरफेस है, ये पूरा सरफेस है। तो सर एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब सरफेस से बाहर निकलता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, और नॉर्मल 90 डिग्री पे निकलना चाहिए सर, ठीक है। देखो यहां 90 डिग्री पे निकला है, 90 डिग्री पे निकला है, 90 डिग्री पे निकला है। तो हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर जो ds का एरिया वेक्टर है, ये आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्टली बोर्ड में, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें, इवन जेई में पूछा हुआ है। ये एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड नॉर्मल क्यों बोला? 90 डिग्री पे निकलना चाहिए टू द सरफेस। सर क्या निकलना चाहिए? तो सर एरिया वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ds एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सर मैग्नीट्यूड तो सर कुछ उसका जो सरफेस एरिया आएगा, मैग्नीट्यूड निकल आएगा, मतलब उसका जो एरिया आएगा, किसी भी सरफेस का जो एरिया आएगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सर डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ही करवाया है मैंने, आउटवर्ड बाहर की तरफ, नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब अगर ये स्फीयर ले रहे हैं हम, स्फीयर, तो अंदर की तरफ नहीं देखना है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस जो आपका डायरेक्शन आएगा, वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने? आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ये है, ये क्या है भाई? ये है जो ये है आपका पूरा, ये इतना आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सीधा क्वेश्चन पूछता है भाई, इस पे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो सरफेस एरिया क्या आता है, ये क्या है? आप बोलोगे भैया ये एरिया वेक्टर है ds, होता क्या है, मतलब डायरेक्शन क्या है इसकी? तो आप बोलोगे आउटवर्ड, मतलब जो भी क्लोज सरफेस होगा उससे बाहर की तरफ होना चाहिए, क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ, कोई भी क्लोज सरफेस होगा उससे बाहर की तरफ निकलनी चाहिए और नॉर्मल निकलनी चाहिए। ठीक है, इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल टू दी सरफेस। किसका डायरेक्शन? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और फील्ड का डायरेक्शन तो दिखा ही रहा है भाई, फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल टू दी सरफेस। इतना क्लियर? ये सर ये क्या था? ये तो फ्लक्स निकालने का तरीका था, लेकिन अभी गॉस लॉ नहीं है, ये गॉस लॉ नहीं है। गॉस साहब जो थे उन्होंने क्या बोला? इतना भारी कैलकुलेशन करना पड़ेगा फ्लक्स निकालने के लिए, मैं तुम्हें एक शानदार तरीका बताता हूं जो चुटकियों में फ्लक्स निकल आएगा। तो बोले भाई साहब, बाकी लोग थे, बोले क्या होगा, क्या होगा सर? तो उन्होंने बताया कि किसी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा? Q इन, मतलब कितना चार्ज उसके अंदर है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना सिंपल हो गया। देखो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स आएगा कितना चार्ज उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, बाहर वाले चार्ज नहीं लेने हैं, कितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है। इसलिए मैं इसको क्या लिखता हूं? Q इन, कितना चार्ज अंदर है, इन फॉर अंदर है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज उसके अंदर है, ये आपका फ्लक्स है। सर इसको बराबर कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा यहां से? फ्लक्स, आपका फ्लक्स क्या आएगा?
क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन, कितना चार्ज अंदर है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअली आपका फ्लक्स जो निकालता है वो यही आता है, यही निकालेंगे हम। फ्लक्स की जब बात करेंगे तो यही निकालेंगे। लेकिन कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आती है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दो ही फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब होगी निकालने की तो किससे, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएगा तो ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फ्लक्स निकलवाएगा तो हमको पता है कितना चार्ज उसके अंदर है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी होता है, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। ये परमिटिविटी होता है और एप्सिलॉन नॉट एयर की परमिटिविटी है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सर ये क्यू इन क्या है? कितना चार्ज अंदर है क्लोज्ड सरफेस के अंदर। तो क्या है चार्ज? क्यू क्या है? चार्ज, चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है। क्लियर? ठीक है, मिटाओ इसको, लिख लेना, ठीक है। चलो, तो सर हमें क्या समझ आया गॉस लॉ के बारे में? गॉस लॉ में हमने ये समझा कि भाई कितना चार्ज अंदर है, ठीक है। गॉस लॉ ने बोला, क्या बोला गॉस थ्योरम में, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, बंद सरफेस से, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज क्यू इन, कितना चार्ज अंदर है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर यही फ्लक्स होता है, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं होता है फ्लक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी का यूज करके हम कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये है कोर्स क्लोज सरफेस से फ्लक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हो गया। अब देखिएगा, क्योंकि आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या था अभी हमने देखा, ई डॉट डी एस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस सरफेस से निकल रही है तो उसी को हमने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से निकलती है तो हम उसको फ्लक्स बोल देते हैं, ठीक है। जैसे पानी पाइप से निकलता है उसको बोलते हैं वाटर फ्लक्स, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्लोज्ड सरफेस से निकलती है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैंने माना सर, एक आपने क्लोज सरफेस ले लिया, मैं मान लेता हूं एक क्यूब ले लेते हैं, क्यूब, ये लो, एक क्यूब ले लेते हैं सर, ठीक है। मैंने मान लिया इस क्यूब के अंदर, इस क्यूब के अंदर अंदर क्यू का चार्ज है, इस क्यूब के अंदर क्यू का चार्ज है। सर इस क्यूब से फ्लक्स क्या आएगा? तो भाई क्यूब क्या है? क्लोज्ड सरफेस। पूछा, अगर मैंने बोला फाइंड फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, मुझसे पूछ लिया भाई एक चार्ज अंदर था क्यूब के अंदर, तो इस क्यूब से फ्लक्स क्या आएगा? तो देखिए क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फेस से फ्लक्स निकल रहा होगा भाई, 6 फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। तो भाई सरफेस फेस ही तो बना एरिया आपका, तो एरिया से भाई निकल रहा है। सर गॉस साहब ने क्या बोला था? जब भी किसी क्लोज्ड सरफेस में चार्ज रखा हो और उस सरफेस से फ्लक्स पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन, अंदर कितना चार्ज है, अंदर क्यू का चार्ज है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा। यही आंसर है, कितना सिंपल, ठीक है। ऐसे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूं, ध्यान देना। मिटाओ इसको, ये डायग्राम यही रहने देते हैं, क्वेश्चन भी ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और चार्ज ले लेंगे, ध्यान देना। अंदर मैं लेता हूं, अंदर ले लेता हूं 2Q का, 2Q अंदर, और बाहर एक ले लेता हूं चार्ज Q का, ठीक है। अंदर चार्ज मैंने क्या ले लिया? 2Q का, बाहर Q का ले लिया एक चार्ज। अब बताइए मुझे फ्लक्स क्या आएगा बच्चों? इस क्यूब से फ्लक्स क्या आएगा? मैंने क्यूब की बात की, इस क्यूब से फ्लक्स क्या आएगा? क्या बोलोगे आप?
सर आप ही ने तो बताया फ्लक्स क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड, अंदर कितना चार्ज है, मतलब बाहर वाले चार्ज से। अगर इसने पूछा कि क्यूब पे कितना फ्लक्स है, मतलब क्यूब के थ्रू, क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो बाहर वाली चार्ज से कोई फ्लक्स नहीं पास करता है क्यूब से, क्योंकि गॉस सर ने क्या बोला था, कितना चार्ज अंदर है क्लोज्ड सरफेस से, उससे ही फ्लक्स पास करेगा। तो बाहर वाली चार्ज से कोई फ्लक्स नहीं होगा, बाहर वाली चार्ज से फ्लक्स की वैल्यू 0, केवल अंदर जो चार्ज होगी उसकी वजह से फ्लक्स आएगा। कितना आएगा, 2q का चार्ज अंदर है, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, क्यू एनक्लोज्ड, कितना चार्ज अंदर है, 2q का चार्ज अंदर है, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स आ गया इसका। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा सर, ये भी हमने देख लिया कि एक चार्ज अगर बाहर है और क्यूब से फ्लक्स की बात कर रहा है, तो सर ये तो कोई फ्लक्स देगा ही नहीं क्योंकि बाहर है, अंदर वाले चार्ज से होगा। सर इसको एक और तरीके से समझे, ठीक है, ये तो गॉस सर ने बोला, अगर हम कॉमन सेंस से समझे तो देखिएगा, अभी कॉमन सेंस से भी समझ में आएगा। भाई जितना इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसेगी क्यूब के अंदर, उतना ही क्यूब के बाहर निकलेगी, मतलब जितना क्यूब के अंदर घुस रही है उतना ही बाहर भी निकल जा रही है, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0, क्योंकि भाई अंदर वाले चार्ज से घुस नहीं रही, अंदर वाले चार्ज से केवल निकल रहा है। और हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां लिख देना फ्लक्स बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, मतलब क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रही है। ये तो भाई जितना अंदर घुसेगी उतना ही बाहर निकल रही है, तो अंदर घुसने वाला और बाहर निकलने वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसी वजह से बाहर वाले चार्ज से फ्लक्स नहीं आता है और अंदर वाली चार्ज से आता है। इसको हम मैथमेटिकल भी प्रूफ करेंगे, जो फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान देना, मैथमेटिकल प्रूफ करता हूं इसको हम। देखो बाहर वाले चार्ज से फ्लक्स, मैथमेटिकल प्रूफ, देखो भाई ये प्लस क्यू का चार्ज है सर, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, जो फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट ds, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, डी फाई का फ्लक्स होता है सर, ठीक है। हमने बोला भाई dx का डायरेक्शन क्या होता है सर, dx का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड और नॉर्मल भी। तो इस फेस के देखिएगा, इस फेस पे क्यूब के देखिएगा, आउटवर्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, बाहर की तरफ, इस तरफ। तो भाई ds का डायरेक्शन यहां क्या है, इस तरफ है, आउटवर्ड, क्योंकि भाई अंदर की तरफ नहीं जाना है, आउटवर्ड सरफेस से, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड ये है सर। लेकिन यहां से फील्ड किस तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, फील्ड इस तरफ जा रही है, मतलब सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ है डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस क्यू से अंदर की तरफ है। तो यहां से फ्लक्स क्या आएगा सर, जब भी दो वेक्टर एंटी पैरेलल में हैं, डॉट मतलब इनके बीच का एंगल, एक वेक्टर ई इस तरफ जा रहा है और ds इस तरफ वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री बना। और हमें पता है भाई ई डॉट ds डॉट प्रोडक्ट, याद रखिएगा, ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, एंगल कॉस थीटा क्या है सर, एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का एंगल कॉस थीटा होता है। तो भाई ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, थीटा 180 रखोगे तो क्या आएगा, थीटा 180 -1, तो देखो यहां क्या है, ई, यही लिखता हूं, ई डॉट ds, ई का मॉड ds का मॉड कॉस थीटा, कॉस यहां एंगल क्या बना 180, यहां लिख देता हूं, ध्यान देना, इधर लिख देता हूं, इसकी वजह से फ्लक्स देखता हूं मैं पहले φ1, तो ई का मॉड ds का मॉड cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, याद रखना, cos 180 -1, तो यहां क्या आया, ई का मॉड ds का मॉड माइनस आया, फ्लक्स यहां पे सर। और यहां से फ्लक्स देखते हैं, अब देखो आउटवर्ड नॉर्मल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से घुस रही होगी वही यहां से बाहर निकल रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये और सरफेस एरिया वेक्टर भी ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी है, ds का भी डायरेक्शन भी है, आउटवर्ड नॉर्मल है, अंदर नहीं जाना है,
आउटवर्ड, यहां से आउटवर्ड इस तरफ था नॉर्मल 90 डिग्री में, यहां से आउटवर्ड इस तरफ है ds का नॉर्मल 90 डिग्री में, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल 0 हो जाएगा cos का। E डॉट ds में E का मॉड, ds का मॉड cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसीलिए यहां क्या आएगा E का मॉड ds का मॉड cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां से फ्लक्स क्या आएगा, इसको φ2 नाम दे दो, E का मॉड ds का मॉड। अब दोनों फ्लक्स को ऐड करो आप भाई, नेट फ्लक्स क्या आएगा, नेट फ्लक्स फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 इज इक्वल टू, ये माइनस में है बच्चों पहला वाला, माइनस ई ds, दूसरा प्लस ई ds, कैंसिल आउट कर दिए एक दूसरे को, माइनस प्लस, जीरो आ गया कि नहीं। मतलब अगर हम बाहरी वाले से फ्लक्स देख रहे थे तो जीरो आ गया, ये इसका प्रूफ है कैसे जीरो आया, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई गॉस सर ने बोला अंदर कितना चार्ज रखा है उसकी वजह से फ्लक्स आता है, बाहर की वजह से, बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं आता है, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, अंदर जितना जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमने प्रूफ भी कर दिया कैसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। जिसको समझना उतारना उतार लो भाई, लेकिन नीट वाले हो गए, बोर्ड वाले हो गए, उनको इतना डिटेल में जानकारी की जरूरत नहीं है, लेकिन एडवांस वाले हैं जेई वाले, वो ये जानकारी याद रखेंगे कैसे होता है। बाकी नीट वालों को क्या रखना भाई, कितना चार्ज अंदर है उससे ही फ्लक्स आएगा, बाहर वाले चार्ज से कोई फ्लक्स नहीं आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये आपका हो गया सर, ये हो गया कितना चार्ज अंदर है उसकी वजह से फ्लक्स आएगा, ये हो गया, तो इसलिए क्यू इन भी लिखा है भाई, कितना चार्ज अंदर है, ठीक है। चलो अब हम कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं फ्लक्स पे, ठीक है। सबसे पहला देखिए, अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि एक क्यूब है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस में एग्जाम में आए हुए करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सब मिक्स हैं, बोर्ड में कॉम्पिटिशन्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, वही मैं करवा रहा हूं, नीट में ये सब। हमसे बोला भाई कि अगर एक कॉर्नर पे क्यू का चार्ज रख दिया गया, एक कॉर्नर पे क्यू का चार्ज रख दिया गया, तो कितना फ्लक्स पास करेगा इससे, कितना फ्लक्स क्यूब से पास करेगा। फाइंड क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। अगर इफ क्यू का चार्ज कॉर्नर पे रखा है क्यूब के, इफ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर ऑफ क्यूब, अगर चार्ज क्यू कॉर्नर पे रख दिया क्यूब के, तो फ्लक्स कितना पास करेगा क्यूब से। दिमाग लगाओ भाई, वीडियो को पॉज करके दिमाग लगा के सॉल्व करना। अब मैं करवाता हूं, ध्यान दो। मैंने क्या बोला, क्यू का चार्ज कॉर्नर पे रखा है, तो हमें क्या देखना भाई, कितना चार्ज अंदर है क्यूब के, वही फ्लक्स देगा, बाहर वाला तो फ्लक्स देगा नहीं। अगर आप कॉर्नर पे क्या चार्ज रखे हो तो कुछ परसेंट चार्ज अंदर होगा, कुछ बाहर होगा। सर लेकिन अब कैसे जाने कितना अंदर कितना बाहर, तो आपने क्या पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, याद करो। वहां पे एटम को कॉर्नर पे रख के निकलवाते हैं, कितना हिस्सा अंदर गया, ये आपको याद भी रखना है, मैं जो बता रहा हूं, और आपको यहां फील भी करवाता हूं। देखो अब अगर कोई चार्ज कॉर्नर पे रखा है क्यूब के, तो उसका 1/8 पार्ट केवल अंदर जाता है, बाकी सारा बाहर जाता है। क्यों सर, देखिए फील कीजिएगा, समझिएगा। देखिए आपने यहां रखा चार्ज क्यू का, ठीक है। अब देखिए ये एक क्यूब था, आपने चार्ज क्यू का यहां रखा। अब देखिए इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा, ठीक है, मैं बनाता हूं डायग्राम। इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा, ठीक है, और इसके
इस तरफ भी एक क्यूब होगा। देखना, फील करना, डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। एक तो सर ये क्यूब है आपने जो बनाया है, ये क्यूब है, ठीक है। इसके ऊपर यहां पे आपने रखा है, इसके ऊपर भी एक क्यूब बन रहा होगा, इसके ऊपर भी एक क्यूब बन रहा होगा, ठीक है। यहां आपने चार्ज रखा है, ये दो क्यूब हो गए। इसके साइड में भी सर एक क्यूब बन रहा होगा, ठीक है सर, 3 क्यूब हो गए। एक नीचे भी बन रहा होगा सर, तो 4 क्यूब यहां हुए। अभी यहां रखा है, यही 4 क्यूब जो पीछे की तरफ है, यही 4 क्यूब आगे भी बन रहे होंगे, तब जाके एक पूरे क्यू का चार्ज शेयर कर पाएंगे कॉर्नर पे जो है। तो कॉर्नर पे जो एक क्यू का चार्ज है वो 8 क्यूब से शेयर होता है, 8 क्यूब से। 4 तो ये लेके गए और इसके आगे जो 4 होंगे, तब वो पूरा जो क्यू का चार्ज है वो अंदर जाएगा। मतलब 8 क्यूब से एक क्यू का चार्ज शेयर हो रहा है। तो यूनिटरी मेथड एक क्यूब से कितना होगा? अगर 8 क्यूब से क्यू का चार्ज शेयर हो रहा है एक क्यू का, तो एक क्यूब से कितना होगा? क्यूब बाई 8। मतलब यहां से क्या सीखने को मिला? अगर कॉर्नर पे क्यू का चार्ज रखा जाता है तो उसका 1/8वां हिस्सा क्यूब के अंदर आता है। ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। इसको मिटाऊं, ठीक है। तो यहां क्या याद रखना है कॉन्सेप्ट, कि अगर क्यूब के कॉर्नर पे क्यू का चार्ज रखा जाता है, कॉर्नर पे तो कितना हिस्सा चार्ज का अंदर होता है क्यूब के। तो इससे कॉर्नर पे अगर क्यू का चार्ज रखा गया तो कितना हिस्सा चार्ज का क्यू के अंदर होता है, तो क्यू इन कितना आएगा? क्यूब बाय 6, मतलब 8, सॉरी अभी निकलवाया ना 8, क्यूब बाय 8वां हिस्सा क्यूब के अंदर आया। और वो अंदर जो हिस्सा आया बस वही फ्लक्स देगा बच्चों, ध्यान देना, अंदर वाले हिस्से से फ्लक्स होगा। सब फ्लक्स कितना आएगा? क्यू इन, कितना चार्ज अंदर है, अंदर तो क्यू बाई 8 है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ गया, क्यू बाई 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना फ्लक्स आएगा जब कॉर्नर पे हो, सिंपल आंसर। ये नीट में क्वेश्चन पूछा है, ये जेई में क्वेश्चन पूछा है, और ये बोर्ड में अब पूछ सकता है, क्योंकि बहुत पहले पूछा था नीट और जेई में, ठीक है। तो सिंपल है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों सर 8? क्योंकि क्यू का चार्ज अगर कॉर्नर पे रखा है तो उसका 1/8 पार्ट, उसका 1/8वां हिस्सा क्यूब के अंदर होगा। कैसे होगा सर? बताया अभी, 4 क्यूब उधर, 4 क्यूब आगे, तब पूरा एक 8 क्यूब मिलके एक चार्ज ले रहे हैं, एक क्यूब 1/8। इतना आपको क्लियर हो गया। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। कॉर्नर पे आपने देख लिया, ध्यान दीजिए, जो कॉर्नर पे रखा है चार्ज, उसकी वजह से फ्लक्स निकल रहा होगा अंदर की तरफ। तो देखिए, जिस भी सरफेस पे चार्ज होता है, जिस भी सरफेस को चार्ज टच करता है, उस सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाते हैं। जैसे 3 सरफेस टच कर रहा है, एक ये वाला फेस क्यूब का, एक अंदर वाला फेस, एक ऊपर वाला फेस। ये 3 फेस से टच हो रहा है चार्ज, मतलब इन 3 फेस से नाम देना, एक इधर वाला फेस, एक ये बाहर वाला, एक उधर वाला, एक ऊपर वाला। इन 3 फेस मतलब फेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा सर। इन 3 फेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा सर। तो सर कितने बचे हुए 3 फेस से केवल फ्लक्स निकलेगा? तो जितना फ्लक्स आ रहा है इतना ये 3 फेस से निकल रहा होगा केवल। जिस 3 फेस पे टच है उससे फ्लक्स 0 हो जाएगा। मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। ये हो गया, तो यहां से इसको मिटाओ। यहां पे मैं लिखवा देता हूं आपको शॉर्टकट में कि अगर चार्ज जिस फेस पे चार्ज होगा उस फेस का फ्लक्स 0 हो जाएगा। मतलब यहां नोट करके लिख लेना, नोट करके, चार्ज चेंज लिख रहा हूं बच्चों, चार्ज क्यू प्लेस्ड ऑन फेस will give इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। मतलब जिस फेस पे
यहाँ पे क्यूब बना के बता देना, क्यूब बना के दिखा देना। जिस फेस पे चार्ज रखेगा उस फेस से फ्लक्स नहीं आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ 3 फेस को टच कर रहा था, ये ऊपर वाला, इधर वाला, अंदर वाला, तो इन 3 फेस से फ्लक्स 0, बचे हुए 3 फेस से जाएगा। तो यहाँ लिख देना, इसमें एग्जाम्पल लिख के लिख देना, क्यू टचिंग 3 फेस ऑफ क्यूब, hence flux through these phase is 0। बचे हुए 3 फेस से जा रहा, बचे हुए 3 फेस से जा रहा भाई, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको बढ़िया से। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर इन 3 फेस से 0, बचे हुए 3 फेस से जा रहा था, ठीक है। तो अगर हमसे पूछता कि बचे हुए 3 फेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, क्योंकि 3 से 0 हो गए और Q/8 ε0 मैंने निकलवाया ही था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया सर। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूं। अगर मुझसे बोल दिया गया भाई एक स्फीयर है और एक और स्फीयर है, ठीक है, 2 स्फीयर दिए, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिए हैं। ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम हो दोनों का, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। 2 स्फीयर जिसका सेंटर सेम, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं। इसका नाम S1 ले लिया, इसका नाम S2 ले लिया, ठीक है। बोला इसके अंदर यहां चार्ज रखा था 2Q का, मतलब Q का मान लो, और यहां चार्ज रखा था 2Q का, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया भाई बताइए रेशियो ऑफ फ्लक्स, ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस, मतलब थ्रू सरफेस ऑफ S1 एंड S2। मतलब फ्लक्स बताना है S1 के सरफेस से, S1 वाले थे, मतलब ये स्फीयर से, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, शेल लिख लो, 2 कॉन्सेंट्रिक शेल हैं। शेल में तो वही स्फीयर होते हैं, खोखले वाले स्फीयर, अंदर कुछ नहीं होता, हॉलो स्फीयर, उसी को शेल बोलते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, मतलब शेल हैं, और यहां पे Q का चार्ज इसके अंदर है, 2Q का चार्ज यहां है। हमसे पूछा भाई फ्लक्स बताओ पहले वाला अपॉन दूसरा वाला, मतलब S1 रेशियो पूछा है, S1 अपॉन S2 क्या होगा, मतलब फ्लक्स S1 से, मतलब फ्लक्स ऑफ S1 अपॉन फ्लक्स ऑफ S2 क्या होगा निकालना है। तो पहले S1 से फ्लक्स निकाल लेंगे, S2 से निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या बोला, मैंने बोला फ्लक्स केवल अंदर कितना चार्ज है किसी सरफेस से वही बताएगा फ्लक्स, बाहर वाले चार्ज से फ्लक्स नहीं आता है। तो अगर हम छोटे वाले स्फीयर को देखें, अंदर वाले स्फीयर को, इसमें केवल इसके अंदर केवल +Q का चार्ज है, 2Q इसके अंदर नहीं है, छोटे वाले के अंदर, मतलब S1 के अंदर 2Q नहीं है, तो इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर हो गया छोटे वाले स्फीयर से। तो बस इस छोटे वाले स्फीयर से केवल Q चार्ज है, तो फ्लक्स क्या आया, Q ऑफ S1, Q इन कितना चार्ज अंदर है, Q का चार्ज अंदर है, अपॉन ε0, ये फ्लक्स आ गया इसका। अब S2 से देखते हैं, S2 देखो बड़ा वाला स्फीयर है, उसमें Q भी आ गया, 2Q भी आ गया। ध्यान देना बच्चों, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। S2 बड़ा वाला स्फीयर है, उसमें Q भी आ गया, 2Q भी आ गया, दोनों आ गए। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q प्लस 2Q, Q प्लस 2Q टोटल चार्ज, Q इन आया ये, अपॉन ε0, ये हुआ फ्लक्स फाई S2। कितना आएगा, Q प्लस 2Q, 3Q अपॉन ε0।
ये 5s2 आ गया आपका। डिवाइड कर देते हैं अब, सिंपल डिवीजन। 5 अपॉन 5 करना है, मतलब q अपॉन 5s1 क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, मतलब 5s2 से डिवाइड करना है, तो ये है 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, q कैंसिल आउट, क्या आया 1/3। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना, बताऊंगा क्या करना है फिर। ये शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, वरना इससे पूरा फ्लक्स निकालते वही कितना अंदर जा रहा है कितना बाहर निकल रहा है, फिर जीरो होता है। इससे बढ़िया यूज ही नहीं करना है। जितना चार्ज अंदर है उससे फ्लक्स आएगा, जितना चार्ज बाहर है उससे फ्लक्स नहीं आएगा। क्लियर? इसको मिटाऊं? चलो बच्चों, ये आपने कर लिया। ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेता हूं। ये क्वेश्चन था भाई कि अगर बोला है कि भाई दो चार्ज हैं, एक रखा है, देखो देयर आर टू चार्जेस, ठीक है, देयर आर टू चार्जेस placed at a,0। ये बता रहा है चार्ज कहाँ रखे हैं। ये होता एक्स एक्सिस और ये होता वाई एक्सिस, ठीक है। जब भी ऐसे लिखे कि चार्ज यहां रखे हैं, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। देयर आर टू चार्जेस प्लेस्ड एट इतना एंड 4a,0। एक चार्ज वहां रखा, एक चार्ज यहां रखा, ठीक है। टू चार्जेस प्लेस्ड एट इतना एंड इतना आर क्यू एंड 3q। मतलब जो यहां रखा उसकी वैल्यू q है, जो यहां रखा उसकी वैल्यू 3q है। रिस्पेक्टिवली लिख दो, रिस्पेक्टिवली। तो बोलना है फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ रेडियस, सरफेस थ्रू, सरफेस मतलब शेल लिख लो, थ्रू स्फेयर लिख लो, स्फेयर ऑफ रेडियस 3a, ठीक है, एंड सेंटर एट ओरिजिन। मतलब बोला है, ठीक है, देख लो, लिख लो जल्दी से ये क्वेश्चन। बोला है दो चार्ज हैं, एक वहां रखा है एक यहां रखा है, Q का है और 3Q का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक स्फेयर से जिसका रेडियस 3a है और सेंटर पे उसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो अब देखो इसका डायग्राम बना लेते, जल्दी से लिख लिया होगा आपने। चलो भाई रिवर्स करके वीडियो देख लेना, लिख लेना, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मेरी क्लास में अटेंडेंस कैसे लगाओगे? लाइक और सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलो भाई देखो, ध्यान देना। मैंने बोला भाई ये एक्सिस था एक्स वाई, a,0 पे यहां मान लिया a,0 है क्योंकि y वाला 0 x a है। यहां पे चार्ज कितना रखा? q का चार्ज रखा है। दूसरा कितना है भाई? दूसरा क्या था भाई? 2a,0 पे, 2a,0 पे था ना, कि 3a,0 पे था? 2a,0 पे था। कितना? 2q का चार्ज। अब बोला भाई फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स कितना आएगा किससे? एक स्फेयर से जिसका सेंटर ये है और रेडियस कितना है? रेडियस 3q,0, मतलब ये है 3q। रेडियस यहाँ सेंटर से ये दूरी, ये जो दूरी रेडियस की है 3a है, 0, ठीक है। ये आया था। तो भाई दोनों चार्ज अंदर आ गए। जब दोनों चार्ज अंदर आ गए तो फ्लक्स सिंपल, बस ये चेक करना था कितने चार्ज अंदर आ रहे हैं। 2q + q,
ठीक है, 3Q हो गया, Q प्लस 2Q, दोनों चार्ज अंदर आ गए, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हुआ 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने 2A पे ले लिया और A पे ले लिया। अगर यही क्वेश्चन होता, ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यही क्वेश्चन होता इस चार्ज को मैं बोलता कि 4A, 0 पे है, इसी क्वेश्चन में पार्ट 2 देता और बोलता इस चार्ज को, जो चार्ज था ये 2A, 0 से ना होकर के 4A, 0 पे है, तो फ्लक्स क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसकी वजह से तो कोई फ्लक्स आएगा ही नहीं, केवल अंदर Q बचा, तो उसकी वजह से फ्लक्स आता। कितना आता? Q इन मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलो भाई, ये भी हो गया क्लियर। अब क्या सर बचा? क्या बता सर, बताइए। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर फिर से मैंने निकाल लिया एक क्यूब, ठीक है, क्यूब ले लिया हमने। अब बोला सर ये बताइए कि इतना आप निकलवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स, ये बताइए कि अगर फेस पे रखा जाता क्यू का चार्ज, तो कितना फ्लक्स आएगा? तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स if charge placed at center of face of cube, मतलब क्यूब के फेस के सेंटर पे रखा जाता, मतलब क्यूब के फेस पे रखा जाता, कितना फ्लक्स आता? तो हम बोलते सर क्योंकि ये फेस पे रखा है, इसका मतलब चार्ज का आधा हिस्सा अंदर होगा और आधा हिस्सा बाहर होगा। ध्यान देना, चार्ज का आधा हिस्सा अंदर होगा, आधा हिस्सा बाहर होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किसी फेस पे आप चार्ज रख दिए हो, ठीक है, तो आपको पता है उधर भी एक क्यूब होगा तो पूरा चार्ज अंदर आएगा, मतलब 2 क्यूब मिलके एक चार्ज को रखते हैं, ठीक है, फेस पे है तो आधा अंदर आधा बाहर, ठीक है, तो जो अंदर है आधा उसकी वजह से फ्लक्स आएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आधा ही अंदर होगा? तो जब भी हम फेस पे रखने की बात करते हैं तो ये नहीं कि पूरा अंदर रख देंगे, ऐसा रखेंगे चार्ज को कि आधा हिस्सा उसका अंदर आधा हिस्सा बाहर दिखना चाहिए, तो आधा हिस्सा अंदर आएगा सर, तो फ्लक्स क्या आएगा? कितना चार्ज अंदर है? Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर कितना चार्ज अंदर है? आधा अंदर है, तो Q/2 अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही एज पे रखे, तो वो एज पे रखने वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे। तो यहाँ आपको आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द गॉस लॉ एंड फर्दर आई विल कंटिन्यू द क्वेश्चंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो। ठीक है, हम पोटेंशियल के और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड सबके क्वेश्चंस करेंगे, एक एक करके एक एक टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद डाइपोल मूवमेंट भी बचा अपना, वो भी सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें चुटकियों में ख़त्म करेंगे। फ्लक्स पढ़ने में मज़ा आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी दी हुई है, अगर कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे पिन कीजिए। ठीक है, चलो भाई मिटाऊँ, चलो बाय, सी यू।